नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र की हम बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, डाइजेशन सिस्टम। कैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन सिस्टम हमारा वर्क करता है, कैसे उसकी कार्य प्रणाली होती है, कौन कौन से सहायक पार्ट होते हैं, अंग होते हैं हमारे बॉडी के, जो पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, पाचन के लिए पाचन होता है हमारी बॉडी में, कोई भी हम खाना खाते हैं वो 4 स्टेप में उसका पाचन होता है। पहला, कि जो बड़े अणु होते हैं, जैसे हमने कोई बाइट लिया, जैसे ऐसे मान लो कि हम खाना खा रहे हैं और उसमें चपाती खा रहे हैं, तो चपाती का एक बड़ा बाइट हमने लिया, तो वो बड़ा बाइट है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आंत में जाएगा तो उसका अवशोषण होगा। ठीक है, आंत में उसका अवशोषण होगा। जो रिक्वायर्ड हमारे मटेरियल है वो अवशोषित करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका मतलब आंत क्या करता है? आंत उसका अवशोषण करता है, जिस जो रिक्वायर्ड पार्ट होता है उसको एक तरफ कर देता है, और जो नहीं रिक्वायर्ड होता है, जो एक्सेस में या एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, उसको एक तरफ कर देता है। ठीक है, और यहीं पे आंत में ही क्या होता है? ब्लड में मिलता है। क्या होता है? ब्लड में जो पदार्थ होते हैं वो ब्लड में मिलना स्टार्ट होते हैं। लेटर ऑन यही जो हमारे पदार्थ हैं जो ब्लड में मिले, ये आगे जाकर ब्लड क्या करता है? मानव शरीर में इन्हीं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ब्लड के थ्रू इनका पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और लेटर ऑन इनका मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होते हैं। कैसे सहायक होते हैं, कौन कौन सा सहायक होते हैं, वो मैंने बताया था। तो सबसे पहले ये हम चारों पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पाचन के बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं मैंने वर्बली आप लोगों को बता दिए हैं, एक बार इनको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है, ऐसे लिख लीजिए, पाचन के 4 स्टेप्स होते हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है जिसमें जो जटिल या बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में कन्वर्ट करा जाता है। ये कार्य कौन करता है? हमारे दांत भी ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे दांत है, वो ये बड़े अणुओं को सरल अणु में, जटिल अणु सरल अणु में बदलते हैं, अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, जाते हैं। और फिर हमारे मुंह के बाद आगे फॉरवर्ड होता है खाना, तो वहां पे आंत के द्वारा अवशोषित करा जाता है। जो पदार्थ मिनरल्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह हैं हमारी बॉडी के लिए, वो उनका अवशोषण होता है, आंत के द्वारा अवशोषण होता है। अवशोषण से क्या होते हैं वो देख लीजिए। अवशोषण से पदार्थों का, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, पदार्थों का ब्लड में मिलना, ब्लड में मिलना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से पदार्थ होंगे? फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। यदि हम बात करें तो ब्लड के द्वारा ये जो पार्ट्स हैं, जो हमने अवशोषित पदार्थ है, इनका पूरी बॉडी में वितरण होता है। किसके थ्रू होता है? देखिए लिखिए, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा मानव मानव शरीर में, शरीर में पदार्थों का वितरण ब्लड के द्वारा
मानव शरीर में पदार्थों का वितरण। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मैंने आप लोगों को बताया था जब हम बात कर रहे थे विटामिन की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें ये पूरी प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म में सहायक क्या होता है, कौन इसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं देखो यहाँ पे हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। इतना चारों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। तो मेटाबॉलिज्म में कौन सहायक होता है? मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं एंजाइम्स। कौन सहायक होते हैं? एंजाइम। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, एंजाइम की स्टडी को क्या कहते हैं? एंजियोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी स्टडी को? एंजाइम की स्टडी को लॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। एंजाइम के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंजाइम से रिलेटेड, और वो क्या क्या रहेंगी हमारी। देखिए, संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है रूबिस्को। कौन सा होता है? रूबिस्को एंजाइम संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब बात करें इसकी खोज किसने करी, तो कुन्हे ने इसकी खोज करी, नाम बुकनर ने दिया। और किस टाइप का होता है, नेचर क्या होती है, तो ये बेसिकली प्रोटीन के टाइप का होता है। और कार्य क्या करता है, ये हमारे जो रिएक्शन की दर होती है उसको बढ़ाता है या कम करता है। ठीक है, क्या करता है एंजाइम का कार्य क्या होता है, बेसिक कार्य क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोई चेन रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को बढ़ाना या कम करना इसका कार्य होता है। ठीक है, एंजाइम की ये सारे पॉइंट्स एक बार नोट डाउन कर लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए। एंजाइम की बात करें तो संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है रूबिस्को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जाता है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क करके नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आगे हम बात करें एंजाइम की खोज किसने करी। एंजाइम की खोज करी थी कुन्हे ने। किसने खोज करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी? कुन्हे ने इसकी खोज करी। नाम किसने दिया? एंजाइम नाम दिया था बुकनर ने। बुकनर ने एंजाइम नाम दिया। इसके अलावा इसकी प्रकृति किस प्रकार का होता है, किस टाइप की इसकी नेचर होती है, तो नेचर की बात करें तो ये बेसिकली प्रोटीन टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? प्रोटीन टाइप का होता है। इसके कार्य की बात करें कि इसका एंजाइम का कार्य क्या है, तो एंजाइम के कार्य की बात करें तो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, increase rate of reaction rate of reaction। ठीक है, अब देखो एंजाइम एक प्रकार का स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है। सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये चीज भी आप लोग लिख लीजिए। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लिखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, हिंदी में मैंने समझा दिया, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। एंजाइम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ हिंदी में मैं दोबारा भी बता दूंगा, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन
and and all enzymes are all enzymes are protein but it's vice versa is not true. क्या कहा? अब मैं हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि सारे एंजाइम, देखो पहले तो ऐसे लिख लो, एंजाइम एक स्पेशल टाइप का या विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन लेकिन इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे डाइजेशन सिस्टम पे वापस आते हैं। हमने बात करी थी ये मेटाबॉलिज्म में कौन सहायक होता है, उस चीज की हमने बात करी, एंजाइम्स की बात करी। अब हम बात करते हैं हमारे आंत के बाद में पाचन क्रिया कहाँ पे होती है? आहार नाल में हमारी पाचन क्रिया होती है। तो ये पॉइंट लिखिए ये पॉइंट कि पाचन क्रिया हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है? आहार नाल में होती है। आहार नाल में, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में होती है। ठीक है, आहार नाल की बात करें तो ये लगभग 9 मीटर लेंथ की होती है। ठीक है, 9 मीटर लंबी होती है, जिसमें किस किस से बनी होती है? इलियम और जीलियम से बनी हुई होती है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत से मिलकर बनी हुई होती है हमारी आहार नाल। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इनके बारे में हर एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आहार नाल क्या होती है, आंत कैसे काम करती है, दांत कैसे काम करता है, इसके बारे में, सबके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये चीज एक बार लिख लीजिए। बेसिक सा मैंने डाइजेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया है, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स में हमारा भोजन होता है, उसका वितरण होता है। ठीक है, डाइजेशन होता है। लेटर ऑन मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म में कौन सा एक होता है? एंजाइम। फिर हम एंजाइम के बारे में हमने स्टडी करा। अब हम स्टडी करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करें कि डाइजेशन को हम प्रॉपर्ली पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। हर एक पर्टिकुलर स्टेप को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी भोजन लेते हैं तो हमारे कहाँ जाता है? मुख में जाता है, मुंह में जाता है। तो अब यहां से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मुंह में क्या होता है, मुंह में होता क्या है। तो सबसे पहली चीज कि पाचन की शुरुआत हमारे, कभी ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि पाचन की शुरुआत होती है वो हमारे मुंह से होती है। ठीक है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे मुंह से होती है। इसमें हमारे मुंह में ऐसी कौन सी एक ग्रंथि पाई जाती है? एक लार ग्रंथि या सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे कि इससे किसका स्राव होता है? लार या सलाइवा का स्रावित होती है, जो हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने में एक योगदान देती है। यहाँ पे हमारा भोजन लाइट एसिडिक टाइप का होता है और कार्बोनेट आयन भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए, मुख्य गुहा के बारे में लिखिए। पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। स्टार्टिंग हमारे भोजन की, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख्य गुहा से होती है। अब हम बात करें इससे रिलेटेड संबंधित संबंधित ग्रंथि कौन सी होती है, ग्लैंड कौन सी होती है? तो उसकी बात करें तो लार ग्रंथि इससे रिलेटेड होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि या स्लेवरी
ग्लैंड जिसको बोलते हैं वो से जब हमारे भोजन के डाइजेशन में सहायक होती है लार ग्रंथ, सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम सलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इससे क्या निकलता है जो हमारे भोजन में सहायक होता है। तो लिखिए, इससे हमें लार लार का स्रावन होता है, जिसमें लार को क्या बोलते हैं, सलाइवा हमें मिलती है। और सलाइवा का हम एक बार ऐसे देखें कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं लार में। तो इसमें 98.5% तो केवल पानी ही होता है, वाटर होता है, और 1.5% विकर्णव होता है। अब जो ये 1.5% होता है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कार्य क्या है, जो हमारी लार ग्रंथि है, इसने श्रावण किसका करा, इसने लार का लार स्रावित करी। अब इसका कार्य क्या है, लार ग्रंथि का कार्य क्या है उसकी बात करेंगे। तो लार ग्रंथि के कार्य की बात करें तो ये भोजन को चिपचिपा बनाने में सहायक होती है, भोजन को चिपचिपा बनाती है। कोई भी कितना भी हार्ड हो भोजन, उसको चिपचिपा बना देगी तो वो आगे बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में टूटना आसान हो जाता है, चिपचिपा बनाना। ठीक है, ये इसका कार्य है। आगे बात करें, यहाँ पे जो भोजन होता है लाइट एसिडिक नेचर का होता है, हल्का एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी पीएच की बात करें, देखो लाइट एसिडिक टाइप का होता है। और यहाँ पे यदि हम पीएच की बात करें तो 6 से 7 या 6.4 के समथिंग, 6.4 के समथिंग इसकी क्या होती है, पीएच होती है। पीएच क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा बताने की मुझे जरूरत है नहीं। आगे बात करें, इसमें कार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। कार्बोनेट आयंस यहाँ पे पाए जाते हैं। जो बिगेस्ट कार्बोनेट आयन होता है वो 600, ये बिगेस्ट होता है। और इसको क्या बोलते हैं, पेरियोडिक स्लाइवा बोलते हैं। ठीक है, ठीक, स्लाइवा। आगे बात करें तो इसमें देखो एक टाइलिन नाम का एक पदार्थ का स्रावन होता है, जो हमारे भोजन को जब हम चबाते हैं भोजन को तो हमें मीठा लगता है। किसकी वजह से लगता है, टाइलिन की वजह से लगता है। ये भी चीज याद रखिएगा, टाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो टाइलिन की वजह से वो भोजन हमें मीठा लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा चीज। आगे हम बात करें, भोजन का जो रूप होता है पालूस टाइप का वो रूप होता है हमारे पास, जब मुख गुहा में होता है तो भोजन किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पे अलग से हम पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। भोजन का रूप जो होता है वो बालुअस टाइप का होता है। ठीक है, जब मुख गुहा में होता है तो बालुअस टाइप का होता है। और मुख में हमारे भोजन का जो मुख्य, इसमें अंग कौन से है मुख गुहा में, तो मुख्य अंग हमारे हो गए, हमारा दांत हो गई, हमारी जीभ हो गई। ये मुख गुहा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आगे अब मैं टाइलिन के बारे में यहाँ पे एक बार लिखवा देता हूँ, आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूँ। स्टार मार्क करके लिखिएगा, रोटी को कई देर या काफी टाइम देर तक चबाने पर मीठी लगने लगती है।
क्योंकि क्योंकि रोटी में उपस्थित स्टार्च, जो उसमें उपस्थित स्टार्च होता है, स्टार्च टाइलिन की उपस्थिति के कारण ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, इसलिए हमें मीठा लगता है। ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है? जो उसमें स्टार्च अवेलेबल होता है वो टाइलिन की अवेलेबिलिटी के कारण, वहां उपस्थिति के कारण किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है, और इसी वजह से हमें हमारा भोजन मीठा लगता है। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट आए हैं। मुख्य गुहा में हमारे पास 2 चीजें आई है। मुख्य अंग कौन कौन से? दांत और जीभ है। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कल। इनको अलग से हम स्टडी करेंगे कि दांत हमारे प्रकार किस टाइप के होते हैं, उनके स्टडी को क्या कहते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, कितने टाइप के दांत होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, साथ ही साथ हम जीभ के बारे में भी स्टडी करेंगे, सारी चीजों के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, फैक्ट्स के साथ।